जोहार दोस्तों, मैं प्रेम पंकज आप सभी का स्वागत करता हूं अबुआ झारखंड चैनल में। इस चैनल में दोस्तों आप सभी को मैं झारखंड जीके का क्लास करवा रहा हूं, जो कि 14th जेपीएससी पीटी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं टॉपिक वाइज करा रहा हूं, एक एक करके सेक्शन वाइज करा रहा हूं। अभी तक मैंने 12 क्लासेस आपको दे दिए हैं, ये आपका 13वां क्लास है। इस 13th क्लास में आप लोग क्या देखेंगे, आप लोग यहाँ पर देखेंगे 1869 में जो छोटा नागपुर भूधित्री अधिनियम लागू किया गया था, उससे उसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी पॉइंट को आप देखेंगे, राइट। तो इसके पहले वाला क्लास में हमने इंट्रोडक्शन दिया था सभी जो CNTS PT या फिर जो भी भूमि संबंधी अधिनियम हमारे झारखंड में लागू है, उसके लिए मैंने एक इंट्रोडक्शन क्लास दिया था। ये आपका सेकेंड क्लास है। तो चलिए आज का टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग 1869 का छोटा नागपुर भूधित्री अधिनियम को जानते हैं और उसमें क्या क्या पॉइंट इंक्लूडेड है वो हम लोग देखते हैं। बोलो। हाँ, तो दोस्तों भूमि संबंधी कानून में हम लोग आज पढ़ रहे हैं छोटा नागपुर का भूधित्री अधिनियम। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, छोटा नागपुर का भूधित्री अधिनियम। और ये अधिनियम पारित कब हुआ था दोस्तों, तो 1869 में पारित हुआ था। हमने इंट्रोडक्शन क्लास में भी ये बातें बता रखी है, वहाँ पर आप आराम से जाके देख लीजिए। अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आपको पढ़नी है, समझनी है, वो ये है कि आपका भूधित्री का मतलब क्या होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, भूधित्री का मतलब क्या होता है। अगर मैं इसका थोड़ा सा आपको डिस्कशन देना चाहूँगा, तो आपने अभी सुना होगा पोर्चा, जो आप बनाने जाते हैं कभी भी कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह, तो वहाँ ज़मीन का एक कागज़ मांगता है, उसको पोर्चा हम लोग बोलते हैं बेसिकली, है ना। तो ये पोर्चा ही आज पहले का भूधित्री समझ लीजिए यही था। तो ये पोर्चा क्या होता है, यानी खतियान क्या होता है, इसमें बेसिकली जो गांव, कोई गांव है, ठीक है, उस गांव को बसाने वाला एक मूल निवासी होगा। ठीक है, कोई मूल निवासी होगा, यानी कि पहला व्यक्ति जिन या फिर पहला परिवार जिसने उस गांव को बसाया है, ठीक है, गांव को बसाया है, उसके वंशज को या फिर उस परिवार को, उसके वंशज को हम लोग क्या कहते हैं, उस परिवार के उस वंशज को हम लोग कहते हैं भूइहरी। ठीक है, अभी भी आप लोग गांव घरों में सुनते होंगे भूमियार ज़मीन है, तो भूमियार ज़मीन क्या होता था, यही भूइहरी ज़मीन होता था। इन लोगों के पास बहुत ज़्यादा ज़मीनें होने का रीज़न क्या है कि पुराने समय से ये लोग ज़मीनों के अधिकार को रखा हुआ था, चाहे वो कृषि हो, मतलब खेती करने के लिए दूसरों की दी गई ज़मीन हो, और अंग्रेज़ों के द्वारा भूइहरी जब स्थापित किया गया तो उन लोगों को ज़मीनें दी जाती थी ताकि वो प्रजा का देखभाल भी करे, उससे कर भी वसूले और हमें कर देता रहे। तो ये सभी काम भूइहरी क्या करते थे, इसलिए आज भी देखिएगा भूमिहार ज़मीन, मेरा गांव में तो ज़्यादातर भूमिहार ज़मीन है जिसको हम लोग खरीद रहे हैं। ओके, तो ये उसी पोर्चा को मैंने क्या बोला कि अब इस वंशज को जो है एक लिखित कागज़ मिला कि आपका ये ज़मीन है, उसी को हम लोग क्या बोले, भूधित्री बोले, उसी को हम लोग पोर्चा बोलते हैं आज के समय में। तो ये मूल निवासी है उस गांव का, ये वंशज ही धीरे धीरे अपना कागज़ को लेकर रखे हुए हैं, भूमि को धारण किए हुए हैं, इसी का नाम है भूधित्री, राइट। ये क्लियर हो गया भूधित्री क्या होता है। ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, आप इतना समझ लीजिए भूधित्री मतलब एक कागज़ है, कागज़ का टुकड़ा है जिसपे ज़मीन का जो मालिक है, गांव का जो, गांव को जिसने बसाया है, वो वंशज के नाम पे है, राइट। अब यहाँ पर और एक पॉइंट क्या हम लोगों को देखना है,
कुछ ज़मीनों का नाम है, नामकरण किया हुआ है, उस ज़मीनों के नामकरण को हम लोग देखेंगे। सबसे पहले तो देखिए, एक ज़मीन का नाम मैंने बताया अभी भूईहरी। तो भूईहरी का मतलब क्या हो गया? गांव के वंशज के परिवार को एक ज़मीन का कागजात दिया गया है, जिस ज़मीन पे उसका अधिकार है उसको हम लोग बोलते हैं भूईहरी ज़मीन। तो ये हो गया गांव को बसाने वाले वंशज। नहीं बेटा, पापा अभी लिख रहे हैं, ठीक है। गांव, उसके बाद गांव को बसाया गया परिवार। उसके बाद इसी भूईहरी जमीन के रिस्पेक्ट में हमारा छोटा नागपुर भू अधिकृत अधिनियम में और भी महत्वपूर्ण जो ज़मीन है उसको परिभाषित किया गया है। उसमें पहला आपको मैं बताना चाहूँगा, वो नाम है आपका भूत खेत, ठीक है, भूत खेत। दूसरा है आपका डाली कटारी, डाली कटारी। तीसरा है आपका पहनई। ये 3 जमीन आप लोगों ने सुना होगा जब मैंने सभी जनजातियों के क्या कहते हैं शासन व्यवस्था को पढ़ाया। उस व्यवस्था में मैंने ये बताया था कि भूत खेत, डाली कटारी और पहनई, ये ज़मीनें जो है वो पाहन को दी जाती है। पाहन यानी कि किसी किसी में ये पुजारी भी हम लोग कहते हैं ना, अलग अलग जनजाति में अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो उसको हम लोग कहते हैं पाहन को दी जाने वाली भूमि। जैसे भूत खेत, भूत खेत जमीन क्या होता था? भूत प्रेत से बचाने के लिए जो पाहन थे उनको अपना जो भी क्रियाक्रम करना था उसके लिए उसको कुछ खर्च करना होगा। उस खर्च को कहाँ से लाएगा वो? तो भूत खेत नाम का ज़मीन दी जाती थी और उससे जो भी उपजाऊ उपजता था, उससे जो भी पैसा आता था वो हमारा गांव को रक्षा के लिए, भूत प्रेतों से छुटकारा के लिए क्या करते थे। और डाली कटारी ज़मीन जो है, पाहन अपना जो भी गांव में अपना कार्य कर रहे हैं उसको निभाने के लिए उसके एवज में उसको एक भूमि दी जाती थी, जिसको डाली कटारी कहते हैं, ठीक है। और पाहन को दी जाने वाले किसी अन्य जनजाति में भूमि का नाम पहनई हुआ करता था। तो इन 3 नामों को भूईहरी जमीन के साथ यहाँ पर परिभाषित किया गया है। उसके बाद एक और भूमि को परिभाषित किया है जिसका नाम है आपका महतोई जमीन। अभी आपने झारखंड में देखा होगा कि महतो लोग जो है काफ़ी ज़्यादा रेल रोक अभियान चलाया है और अपने आप को एसटी कैंडिडेट बनाने के प्रयास में है। तो ये महतोई ज़मीन यहीं से आप समझ सकते हैं, ये किसी जनजाति में, जैसे किसान जनजाति में हो गया, कोरा जनजाति में हो गया, इसमें ये प्रधान हुआ करते थे गांव के। और किसी जनजाति में, जैसे मुंडा जनजाति में, ये जो मुंडा का वो सहायक हुआ करते थे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या देख रहे हैं कि महतो जो है पुराने काल से ही हमारे जनजातियों के साथ जुड़े हुए हैं। तो आज वो अपना मांग कर रहे हैं, तो इसमें आप कहाँ तक सहमत हैं आप कमेंट करके बताइएगा। लेकिन महतोई ज़मीन पहले से ही मौजूद है हमारे झारखंड में और ये प्राचीन काल से ही जनजातियों के साथ लगे हुए हैं। ओके, तो किसी में प्रधान हैं, किसी में वो मुंडा के सहायक हैं, इस तरीके से अलग अलग जनजातियों में उसका मौजूदगी रहा है। तो ये सारे ज़मीन हैं, आपको समझ में आ गया। और आज भी आप देखेंगे कि भूईहरी ज़मीन सबसे ज़्यादा है, फिर महतोई ज़मीन सबसे ज़्यादा है किसी भी क्षेत्र में झारखंड के, राइट। तो ये सारे ज़मीनों के बारे में हम लोगों को किसमें देखना था? छोटा नागपुर भू अधिकृत अधिनियम 1869 में देखना था। अब यहाँ पर एक विशिष्ट पद के बारे में बात करेंगे हम लोग, जिसका नाम है, जिसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों? ये बार बार ऐसे क्यों हो रहा है? विशिष्ट कमिश्नर। यहाँ देखिए इसमें क्या व्यवस्था किया गया, 1869 में विशिष्ट कमिश्नर का एक पोस्ट जनरेट किया गया। इसमें जितने सारे कलेक्टर के
पावर थे वो सभी इस पोस्ट को दिया गया, राइट। तो इससे क्या हो गया, फ़ायदा क्या हो गया कि एक ऐसे विशिष्ट पद को देने से जो भी प्रॉब्लम लोगों को था, जो ज़मीनें जैसे भूत खेत ज़मीन, डाली कटारी पहनई या फिर भूईहरी ज़मीन, इस पे अगर किसी अन्य व्यक्ति ने अधिकार कर लिया था तो उसको ज़मीन को वापस कराने का जो पावर दिया गया वो विशिष्ट कमिश्नर को दिया गया। मतलब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ज़मीन वापसी का अधिकार इसके पास दिया गया। ठीक है, एक पॉइंट हो गया यहाँ पर। कोई भी ज़मीन हो, वो भूईहरी ज़मीन, डाली कटारी, महतोई, पहनई, इन सभी ज़मीनों पर जो एक्चुअल अधिकार जिसका है वो अगर दावा कर रहा है कि इस ज़मीन पे मेरा अधिकार है तो उसके वंशजों को उसका ज़मीन वापस कराने का अधिकार विशिष्ट कमिश्नर के पास दिया गया है। यानी कि लोग जो शिकायत करेंगे वो विशिष्ट कमिश्नर के पास शिकायत करेंगे इसकी। ठीक है, शिकायत करना है तो विशिष्ट कमिश्नर के पास करना है। उसके बाद विशिष्ट कमिश्नर की और शक्तियों में क्या दिया गया है, जैसे मान लो कि कोई भी निर्णय दिया गया तो निर्णयों का पुनर्लोकन जो है वो यही करेंगे, निर्णयों का पुनर्विलोकन, यानी कि फिर से समीक्षा वही करेंगे, कोई और व्यक्ति इसमें नहीं कर सकता है, पुनर्विलोकन वही करेंगे। उसके बाद और भी जैसे बहुत सारे लोग सुनवाई करते हैं, मुख्तार या वकील, ठीक है, तो इनके सहमति के बिना नहीं की जा सकती है। मुख्तार या वकील की सुनवाई, ठीक है, मुख्तार या वकील की सुनवाई विशिष्ट कमिश्नर के सहमति के बिना नहीं की जा सकती है। ठीक है, यहाँ पर इसका सहमति चाहिए विशिष्ट कमिश्नर को, राइट। अब यहाँ पर और अगर देखेंगे तो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, उसको याद रखिएगा। यहाँ पर जो विशिष्ट कमिश्नर होते हैं, इन्होंने जो भी निर्णय दिया है तो इसके विरुद्ध अगर आप जाना चाहते हैं तो इसके विरुद्ध जाने के लिए आपको कहाँ पर अपील करना पड़ेगा, ये याद रखिएगा, ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। इसके विरुद्ध जाने के लिए आपको अपील कहाँ करना है, देखिए ये तो कमिश्नर है, विशिष्ट कमिश्नर, ये जिला में होता था, तो उसके ऊपर जो है प्रमंडल, ठीक है, तो यहाँ हम लोग कहाँ जाएंगे, प्रमंडल कमिश्नर के पास जाएंगे, प्रमंडल कमिश्नर के पास जाएंगे। अगर हम लोग सहमत नहीं है विशिष्ट कमिश्नर के द्वारा जो भी निर्णय दिया गया उसमें अगर हम लोग सहमति नहीं रखते तो उसके विरुद्ध अपील कहाँ करेंगे, प्रमंडल कमिश्नर के पास अपील करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जो हम लोग 1869 में पढ़ रहे थे, इसमें दो ही बातें इम्पॉर्टेंट था कि कौन सा ज़मीन को क्या कह रहे हैं, किन ज़मीनों के बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है, और उन ज़मीनों के बारे में अगर हम लोग देखेंगे तो उसमें सुनवाई करने का अधिकार, अगर वहाँ पर कोई भी विवाद होता है तो उनमें सुनवाई करने का अधिकार विशिष्ट कमिश्नर को दिया गया है। और इस विशिष्ट कमिश्नर को कई सारी शक्तियाँ दी गई है। उन शक्तियों में हम लोग क्या देखें कि ज़मीन वापसी ये करा सकते हैं किसी को भी, ठीक है, शिकायत अगर किसी व्यक्ति को करना है तो इनके पास करना है, और अगर कोई अन्य व्यक्ति जो उन ज़मीनों के बारे में सुनवाई करवाना चाहता है तो उसके लिए विशिष्ट कमिश्नर की सहमति होना जरूरी है। अगर किसी निर्णय कोई भी निर्णय दे दिया गया और उसमें फिर से अगर अवलोकन करना है, फिर से देखना है, तो उनके निर्णयों का पुनर्विलोकन करने का अधिकार भी विशिष्ट कमिश्नर को है। ठीक है, तो यहाँ पर 1869 का जो भूमि संबंधी अधिनियम है, छोटा नागपुर भूधिति अधिनियम, उसमें ये पद आप याद रखिएगा, संपूर्ण अधिकार विशिष्ट कमिश्नर को दिया गया है, और इसके विरुद्ध अगर जाना है तो आपको प्रमंडल कमिश्नर के पास जाना है। ओके, ये सारे पॉइंट आप याद रखिएगा, इतना ही इम्पोर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन आ जाता है। और एक लास्ट पॉइंट बताऊँगा, उस पर आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, एक लास्ट पॉइंट मैं जो बता रहा हूँ 1869 के
छोटा नागपुर भू तृतीय अधिनियम में यहाँ पर जो राज्य सरकार है ना, वो ये क्वेश्चन आया हुआ भी है, ठीक है, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। राज्य सरकार आवश्यकता अनुसार और कोई भी इस पे नियम कानून नहीं बना सकता है। आवश्यकता अनुसार कोई नियम बना सकती है, ठीक है, या फिर आदेश पारित कर सकता है। और पारित कर सकता है, इसका मतलब क्या हो गया, और किसी को ये अधिकार ही नहीं दिया गया है कि इस पे कोई भी कानून या नियम बताए और उसको पालन करवाए। सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकार करवा सकता है। ये क्वेश्चन जेपीएससी में भी पूछा जा चुका है, इसलिए इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। और इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट 1869 के छोटा नागपुर भू तृतीय अधिनियम में नहीं है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों CNT, और शुरुआत करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उससे 5 क्वेश्चन रहेगा। उसमें जितने भी अध्याय हैं और जो भी उसमें नियम है वो सभी मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। तो एक एक करके आप देखते रहिएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियोस। प्लीज़ मेरा वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, और जो यूट्यूब चैनल पे मेरे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। जय हिंद, जोहार, जय झारखंड। हाँ पापा को